नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो गया। 12:44 पर यह कार्य संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा कि 30 साल पहले एक संकल्प लिया था, जिसके 30वें वर्ष के प्रारंभ में यह संकल्प पूरा हुआ है। मोहन भागवत ने लाल कृष्ण आडवाणी को भी याद किया। मुख्य पुजारी ने जय श्री राम कहा तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में सियावर रामचंद्र की जय कहा, यानी सीता और राम दोनों को एक साथ याद किया। कबीर और गांधी के राम को भी याद किया उन्होंने। बताया गया कि 29 वर्षों में प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सारा देश राममय हो चुका है। ओम पवित्रे तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गोखी पवस आसुवोर्जमिखम जन है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का। सिया राममय सब जगह जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न
और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। बाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा पवित्रेण पुनेहि मा शुक्रेण देवदीद्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। दयामदन्तः सदमादेखुभय गोस्याम पतयोरयीणाम् ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेतच्छकेयाम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयावदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई,
क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। भागने का समय नहीं मिलता है। और हम आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के कारण स्थिति ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। वहां पर रेड अलर्ट जारी हो गया है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, बारिश का पानी भरा हुआ है, जे अस्पताल में पानी भर गया है। हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा से संपर्क करने की, लेकिन तब तक आप सौरभ शुक्ला ने जो अयोध्या के आम लोगों से बात की है आज के दिन, वो आप देख लें। इसके बाद हम मुंबई की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अयोध्या में जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं? दो युवा हमारे साथ हैं और दोनों ही 20 से 30 उम्र के 20 से 30 के बीच के बच्चे हैं। आपका नाम बताइए। जी, अभय पांडे। अभय, आज तो ये भूमि पूजन हो गया, राम मंदिर बन जाएगा। एज अ यंगस्टर, एक युवा के तौर पर आप क्या चाहते हैं अयोध्या में? ये देखिए, पहली बात तो राम सबके पूज्य हैं, किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अयोध्या का विकास होना है। अयोध्या के नाम पे राजनीति जितनी हो चुकी है वो अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है अयोध्या के बाहर ही है, अयोध्या में हिंदू मुस्लिम नहीं है। वकील साहब, ये बताइए, युवा वकील हैं आप, कानून समझते हैं, ये बताइए अयोध्या में क्या चाहते हैं? सब कुछ कानून संगत हो रहा है, मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट बना है, अब ये विवादित
जो ढांचा है उस वो हट गया है, अब राम मंदिर है। जी जी। अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? इन बैरियरों के पीछे जो प्रमुख उद्योग धंधा है अयोध्या का, वो है चूड़ियाँ, कंगन, तिलक और ये सारी चीज़ें बेचना। और ये सारी जो उद्योग धंधे थे आज के 60 साल पहले के हैं धार्मिक उसके। और धार्मिक पर्यटन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और अयोध्या आज भी 50 साल पहले ही जी रहा है। तो जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है उद्योग धंधा यहाँ पर। हम तमाम कहानियाँ आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक कहानी आसिफ साहब के परिवार से भी। ये अयोध्या की मेन रोड है। आसिफ साहब ने भी अपना घर पीले रंग से पुतवाया है क्योंकि पूरी अयोध्या पीले रंग से पुती हुई है और आसिफ खुश भी हैं यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर 1990 के दशक में जब यहाँ पर कार सेवा हुई तो आसिफ भाई के घर पर को जलाया गया और आसिफ भाई ने अपने परिवार में किसी को खोया भी है। उनकी कहानी जानते हैं। आसिफ भाई, आज भूमि पूजन हो गया अयोध्या में राम मंदिर का। यहाँ के आप रहने वाले हैं। जितनी अयोध्या हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की भी है। आपकी क्या भावनाएं हैं? मेरी भावनाएं सबके साथ में हैं। हम लोग सन 75 से देखिए साहब स्कूल चला रहे हैं और मेरे पास में जो भी स्टाफ है सब हिंदू स्टाफ है। 90% बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने वाला हिंदू है। हम लोग हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करते। सर, आप 90 के दशक में ये याद दिलाना थोड़ा मुश्किल है, हम तकलीफ़ है, लेकिन बता सके आप तो क्या हुआ था यहाँ पर आपके घर पर? हम लोगों ने अपनी फैमिली को फैज़ाबाद शिफ्ट कर दिया था और हम 2-3 भाई यहाँ पर रह गए थे। 3 भाई कि जैसा मौका देखेंगे उस हिसाब से निकल जाएंगे। तो हमारे मोहल्ले के कुछ सामने हमारे पांडे जी रहते हैं, हनुमान पांडे, उनके घर के लोग और 2-1 लोग और थे जिन लोगों ने आकर के हम लोगों से कहा कि भैया ऐसा है कि आप लोग अब निकल जाइए, हालात बहुत ख़राब हैं। हम लोग जैसे ही पीछे के रास्ते से घर से निकले हैं, सामने से मेरे घर पे भी अटैक हो गया, पूरा घर जला के राख कर दिया गया, जिसमें मेरी एक चचेरी भाभी थी उनकी भी कैजुअल्टी हुई, उनको जिंदा जला दिया था। आज भूमि पूजन हो गया, अयोध्या के युवा हैं आप, क्या भावनाएं हैं आपकी, क्या कहना चाहते हैं? अब यही है कि जो भी हुआ हो गया है। अब यही कामना करते हैं, विश करते हैं कि आगे आने वाला टाइम हम लोगों के लिए बहुत ही ब्राइट हो, यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, जिससे हमें कहीं बाहर न जाना पड़े और जो हमारे साथी हैं और जो भी यूथ हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिल सके, एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकें। और अयोध्या की एक सामान्य आकांक्षा मंदिर के अलावा यह भी है कि इस नगर का विकास होना चाहिए, जिसका वादा किया गया है, बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं। कहीं स्मार्ट सिटी वाली हालत यहाँ तो नहीं होगी, ये यकीन करना चाहिए, क्योंकि विगत कई राज्य सरकारों ने अयोध्या की उपेक्षा की है, जिसका मंदिर से कोई संबंध नहीं था। एक नगर की स्वाभाविक ज़रूरतों की पूर्ति की जा सकती थी, जो कि वहाँ पर नहीं हुई। हमारी नज़र अब मुंबई की तरफ जा चुकी है, जहां पर बारिश के कारण नगरवासियों को घरों में रहने की चेतावनी दी गई है। ब्रेक के बाद हम वहां जाना चाहते हैं। स्थिति मुंबई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये ध्यान में रखने की बात है कि मुंबई कोरोना के संक्रमण से भी जूझ रहा है। अभिषेक शर्मा से हमारा संपर्क हो गया है, हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। 3 जून को मुंबई एक चक्रवाती तूफान के इंतज़ार में था और वो तूफान गुजर गया, लेकिन उस वक्त मुंबई की तैयारियां बहुत ज़्यादा थीं। कल के देश की बात में हमने दिखाया था, मंगलवार के देश की बात में, कि मुंबई में बारिश की स्थिति बिगड़ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। लेकिन आज जब हम देश की बात में अयोध्या की बात कर रहे थे, तभी अभिषेक के मैसेज आने लगे कि मुंबई की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और हवाओं की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ हो गई हैं। अभिषेक से ही जानना चाहेंगे और अभिषेक ही बताएं विस्तार से कि इस वक्त मुंबई की क्या स्थिति है, किस तरह की सतर्कता मुंबई के लोगों को अपनाने की ज़रूरत है। रवीश, इस वक्त मैं मुंबई के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि 2005 की जो बारिश थी उस वक्त की, उस बारिश के तकरीबन वैसी स्थितियाँ हैं इस समय। एक बस अच्छी बात ये है कि सबब्स की जो साइड है, उपनगरीय इलाके हैं, पश्चिमी उपनगरीय इलाके हैं,
वहाँ पर इतना असर नहीं है, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हवाएं हैं वो पश्चिमी तरफ से चल रही हैं। अमूमन मुंबई में ऐसी हवाएं नहीं चलती हैं, हवाओं का जो रुख होता है वो इस तरफ का नहीं होता है। पश्चिमी हवाओं का ज़ोर इतना ज़्यादा है, पश्चिमी हवा जो है वो पश्चिमी की ओर उड़ रही हैं, और जिसकी वजह से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। ये तेज़ बारिश है, तो तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बहुत सारी जगहों से हमें खबरें मिल रही हैं कि जैसे जे हॉस्पिटल जो है वो मध्य मुंबई का आप हिस्सा मान सकते हैं, उसके अंदर पानी घुस गया है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से भी इसी तरीके की खबरें हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा DY पाटिल स्टेडियम है जहाँ पे बहुत सारे T20 खेले जाते हैं, मैच खेले जाते हैं, कंसर्ट्स होते हैं, उसकी छत उड़ गई है एक तरीके से। जो हवा है उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और पालघर डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हवा और तेज़ बारिश की खबर है। और ये जो शहर का जो इलाका है इसमें इस समय पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर जो अभी तक हमारे पास डेटा है रवीश, वो बता रहा है कि पिछले 4-5 घंटे में तकरीबन 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। ये सेंटा क्रूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इन इलाकों की बात कर रहा हूँ। ये एक अनुमान के आधार पर है। मैं चूँकि बारिश दिन भर देखता हूँ, यहीं पर स्टूडियो में बैठता हूँ या यहाँ पर खड़ा होकर देखता हूँ, तो हम अंदाज़ा कई बार लगा पाते हैं कि अगर ये इस तरीके से लगातार चलती रही, ये जो बारिश है अभी थोड़ी थमी है, अगर ये इसी किस्म का पैटर्न रहता है तो पिछले 2-3 घंटे 4 घंटे का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। पिछले 5 घंटे में इतनी बारिश हो गई है कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है इस वक्त में। और ये तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है इस वक्त में मुंबई में। तो पश्चिमी उपनगर थोड़े से ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन ये जो इलाका है मध्य मुंबई से दक्षिण मुंबई तक का इलाका, ये काफ़ी बुरा है। आपसे थोड़ी देर पहले मैं एक जसलोक अस्पताल के पास की एक तस्वीर आई जिसमें एक छत का एक कुछ हिस्सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बाहर का हिस्सा होता है वो गिरा है। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें शायद हम अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हों। और ये जो अलर्ट है, ये अलर्ट इस तरीके का नहीं था। थोड़ी देर पहले जो राज्य के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, और उनके पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले पत्रकारों से भी अपील की है कि हम लोग भी बाहर ज़्यादा न निकलें क्योंकि हालात ज़्यादा ख़राब हैं, इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। और जिस तरीके के जो हालात हैं उसमें सभी लोगों को कहा गया है कि अब आप घर से बाहर ना निकलें। एक क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त में रवीश, बादल है। एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने भेजी है। उसमें देखा जा सकता है कि पिछले 4-5 घंटे में ये स्थितियाँ बिगड़ी हैं बहुत ज़्यादा मुंबई की। रवीश, अभिषेक, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका मध्य मुंबई का इलाका आप बता रहे हैं, दक्षिण मुंबई का इलाका आप बता रहे हैं, और 2005 26 जुलाई से तुलना कर रहे हैं जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से 4 घंटे में अगर 300 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो वो क्या है। और मैं यहाँ दिल्ली से ये समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारे लोग दफ्तरों में काम करने पहुँचे हैं, तो क्या इन लोगों को निकलने का एक चेतावनी दे दी गई है कि आप लोग धीरे धीरे करके अपने घरों की तरफ बढ़ना शुरू करें जिससे नुकसान कम हो। अभिषेक, देखिए, आज का अलर्ट था, भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन इस किस्म का अलर्ट जो पिछले 5-6 घंटे में जिस तरीके की स्थितियां बिगड़ी हैं उस तरीके का नहीं था। लेकिन एक गनीमत थी कि आज सरकारी दफ्तर बंद थे। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहें तो इस पूरे मौसम में, मतलब पिछले 2 दिनों में जो बारिश हुई है, अगर इनका पिछले 3 दशकों का अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो जो पिछले 24 घंटे की बारिश है वो 1300% ज़्यादा है। आप अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि मुंबई में इस समय कितनी बारिश हुई है। ये बारिश इस बार महसूस इसलिए कम हो रही है, या हम तस्वीरों के लिहाज से, क्योंकि मुंबई ज़्यादातर वक्त में लॉकडाउन में है अभी भी एक किस्म के, तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं हैं और बहुत सारी लोकल ट्रेन नहीं चल रही हैं। इस वजह से ये हम तस्वीरें या जो पानी की स्थिति है वो उतनी आपको भयावह नहीं दिखती है। लेकिन आपको कल याद होगा, कल दोपहर के बाद स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक होने लगी थी, लेकिन बीती रात से फिर से बारिश तेज़ है। और जो परसेंटेज है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उपनगरीय इलाकों में भी जो फीसदी के हिसाब से है तो 1000% अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, आप समझ लीजिए फीसदी के हिसाब से, अगर इसी मौसम में इन्हीं डेट्स को अगर आप पिछले सालों से अगर आप तुलना करेंगे तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस वक्त में। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि लोगों को घरों से निकलने की जो सलाह,
घरों से निकलने की सलाह आज पिछले 48 घंटे हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को निकलना पड़ता है, लेकिन बाकी तमाम लोगों को है कि आप अपने घरों में ही रहें। और अब थोड़ी देर पहले जो अलर्ट है वो ये है कि आप टोटली अगर आपको किसी काम से निकलना भी है, ज़रूरी भी है, तो आप ना निकलें, क्योंकि इस समय हालत ठीक नहीं है। शहर में बाहर निकलने की जगह जगह पानी भरा हुआ है रवीश। जे अस्पताल में अगर आप समझिए पानी भरा है, तो क्योंकि जो फ्लाईओवर है उससे पानी निकल कर अगर अस्पताल में चला गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब जब कोरोना से हमारा मुकाबला चल रहा है तब किस तरीके के अस्पतालों के हालात हैं। हम उम्मीद बस कर रहे हैं कि अगले अगर 3 घंटे या 2 घंटे में ये मौसम थोड़ा सा कम, इस तरीके से हवाएं कम हो जाती हैं, तो शायद गनीमत होगी, पानी बाहर निकल जाएगा शहर के। और हाई टाइड नहीं है इस वक्त में, ये एक दूसरी बड़ी गनीमत है। लेकिन ये है कि पिछले आज जी रवीश। अभिषेक, एक मोहतरमा ने मुझे मैसेज किया कि वो चेंबूर के इलाके से है, कि वो 3 साल से दिल्ली मुंबई में है, लेकिन ऐसी हालत नहीं देखी। आप 3 जून के वक्त आप खुद भी आप कवर कर रहे थे जब निसर्ग तूफान आया था। आप, सुनील सिंह, सोहित मिश्रा, हर हमारे साथी वहाँ पर मौजूद थे। क्या जून के उस तूफान से आज की तुलना की जा सकती है? और अभी भी ये समझ के बाहर है कि 1000% ज़्यादा बारिश हुई है। आप पिछले जुलाई की तुलना में इस जुलाई की भी अगर आप बात कर रहे हैं, जो अभी का जो समय चल रहा है, ये तो अगस्त है, कि 1000% ज़्यादा बारिश हुई है। ये ज़्यादा चौंकाने वाली है कि क्या हम फिर से उन्हीं जलवायु परिवर्तन के कारणों की तरफ लौटना पड़ेगा, या मुंबई इसी तरह की सामान्य तरीके से बारिशों को देखती है और देखते हुए सामान्य हो जाती है? अभिषेक, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे 2005 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी रवीश। मैं निचले इलाके में रहता हूँ, लो लाइंग इलाका जिसे कहता है। और लो लाइंग इलाके जो हैं वो सेंटा क्रूज ईस्ट का साइड कहलाता है। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों में से भी एक हूँ, क्योंकि गाड़ी नहीं निकल सकती है मेरे घर के बाहर। अगर मैं गाड़ी निकालने की मैं चेंबूर वाली घटना से इसको जोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को, क्योंकि मेरे घर के बाहर रेड स्पॉट है। बीएमसी के आप अगर हेडक्वार्टर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं जिस पे लगा निशान बने हुए हैं। उन निशान में मुझे मेरा घर का इलाका दिखता है जहाँ पे रेड स्पॉट बना हुआ है। जहाँ पर बारिश तेज़ होगी तो आपके घर के बाहर पानी इतना भर जाएगा कि गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाएंगी, और इंतज़ार करना पड़ता है कि पानी कब निचले इलाकों मीठी नदी में जाएगा। आज की जो हालत है वो ये जो आपको मोहतरमा ने भेजा है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो मीठी का आज का जो स्तर है वो काफ़ी डरावना था। क्योंकि आज जब मैं हाईवे से गुजरने की कोशिश कर रहा था, गुजर के आया हूँ, तो मीठी के रिवर को मैं अपने आसपास देख सकता था। देखिए, ये सिस्टमेटिक तरीके से मुंबई को ख़त्म करने के बारे में मैं बार बार इशारा करता हूँ। मीठी को लेकर पहले से प्लान था। ये 2005 में मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था रवीश, जिसमें बताया था कि मीठी को आपने अगर चोक किया है तो उसके परिणाम पूरे शहर को भुगतने पड़ते हैं। इस वक्त में नहीं है, क्योंकि इस वक्त में ये मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई की कहानी है, लेकिन मीठी लबालब है। मीठी बहुत ख़तरनाक स्तर पर है इस वक्त में भी। और कल की जो बारिश थी वो पश्चिमी उपनगरों की भी बारिश थी। मीठी का जो काम है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमने उसको चारों तरफ से ऐसा चोक किया हुआ है कि जो शहर का पानी एक तरीके से लाकर समंदर में गिराती है, हमने समंदर को रिक्लेम कर लिया है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि जो मीठी का जो फ्लो है, हमने एयरपोर्ट के पास उसको ब्लॉक किया था सबसे ज़्यादा। तो अभी आप देखिएगा कि अगर ये बारिश, इस किस्म की बारिश पश्चिमी उपनगर में शिफ्ट हो जाती है, या गनीमत हो कि ना हो, लेकिन अगर शिफ्ट होती है या इस तरीके से चलती है, तो एयरपोर्ट का वही आलम होगा। हम वही तस्वीरें आपको दोबारा दिखा रहे होंगे जो हम 2005 में दिखा रहे थे। जो मोहतरमा का सवाल है कि निसर्ग तूफान, आज का जो हवाएं हैं और तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और जो निसर्ग तूफान था उसमें 80 से 100 की स्पीड थी। तो आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि तकरीबन वैसे ही है, लेकिन आज बारिश ज़्यादा है और इसकी वजह से नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है रवीश। जी, और आप अभी एक तस्वीर आई हमारे सहयोगी ने भेजी है कि पेड़ ही गिर गया है तार पे, बिजली के तारों पर, और नीचे रेल की पटरियां हैं और उसमें आग लग गई है। तो ये भी एक तरह से पता चल रहा है कि जनजीवन किस तरह से प्रभावित होने जा रहा है।
इस वक्त जब टेलीविजन चैनलों पर अयोध्या के कवरेज के अलावा किसी दूसरी खबर के लिए भी जगह नहीं थी, शुक्रिया अभिषेक कि अभिषेक लगातार चेतावनी भेज रहे थे कि मुंबई की स्थिति बहुत बिगड़ती चली जा रही है, हमें इन सूचनाओं पर आना होगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से सूचनाएं मिल सके और उन्हें सतर्क किया जा सके, बताया जा सके। अभिषेक आगे जारी रखें। जी रवीश, मैं अपने साथी को बताने की कोशिश कर, देखिए मुंबई में जैसे उत्तर भारत में कई जगहों पर बिजली चली जाती है, मुंबई में बारिश में भी बिजली नहीं जाती है। बिजली ना जाने की वजह ये क्योंकि हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, हम लोगों का ऊपर जाना आना बिजली से ही होता है। आप देखिए कि आपको पूरा ये इलाका इस समय अंधेरा वाला दिखाई दे रहा होगा। बिजली कई इलाकों की बंद की गई है, कई इलाकों में आपको बिजली दिखाई नहीं दे रही होगी। कुछ जगहों पर एक दो लाइट आपको ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कुछ जगहों के लाइट बंद कर दिए गए हैं। और ये इस इलाके से हमें सूचना है कि कई जगहों पर जो लाइट ब्लॉक कर दी गई है, बंद करनी पड़ी है, क्योंकि ये जिस तरीके की हवाएं हैं ये थोड़ी सी डराने वाली हैं। और इस शहर का जो अंदाज़ा है रवीश में, वो बाजू वाली जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आपको कुछ लाइट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये तकरीबन 45 मंजिला इमारत है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर होते हैं, ये इस हवा को इस समय जब झेल रहे होते हैं तो काफ़ी नुकसान हो रहा होता है इस वक्त में भी। और ये जो हमें इस वक्त की जो खबरें हैं वो ये कि जो ट्रांस हार्बर लाइन है उसको बंद किया गया है। ट्रेन की जो वैसे भी ट्रेन एसेंशियल सर्विसेज ज़रूरी सेवाओं के लिए चल रही थी, लेकिन वो ज़रूरी सेवाओं के लिए भी अभी बंद करने का फैसला हुआ है। थोड़ी देर पहले ट्रेन ट्रैक्स पे पानी भर गया है तो बंद है। जी रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। हम आगे की बुलेटिन में भी मुंबई पर जोर देंगे कि वहाँ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि 3 से 4 घंटे में 300 मिलीमीटर की बारिश हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस वक्त बारिश थमी है, लेकिन बादल बने हुए हैं, अगर इस तरह की बारिश कुछ घंटे और हो सकती है तो स्थिति जुलाई 2005 की तरह हो सकती है। तो मुंबई को ये दिन देखना ना पड़े। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर ने ये दिन 1 साल पहले देखा था। और आज का दिन यानी 5 अगस्त का दिन कश्मीर का भी दिन है। 1 साल पहले धारा 370 समाप्त की गई और कश्मीर में तालाबंदी कर दी गई। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीने जाने की पहली सालगिरह पर श्रीनगर में सख्त पाबंदी दिखी। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग थी और जवान बड़ी तादाद में घाटी में चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। आधिकारिक तौर पर मंगलवार शाम कर्फ्यू उठा लिया गया था, लेकिन ज़मीन पर पाबंदी में कोई कमी नहीं थी। सिर्फ मेडिकल और ज़रूरी सुविधाओं के लिए निकलने की इजाज़त थी। पीडीपी ने इसे काले दिन के तौर पर मनाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मातम के दिन के रूप में। There's a constant state of sadness all over Kashmir and mourning. People are not happy with the decision. And the biggest thing is that in a democracy when the consent of people doesn't matter, that when you are not part of decisions and your future is being shaped, I think that's the worst part and the worst feeling of being unwanted in a democratic state. लेकिन बीजेपी ने जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और कई जगह तिरंगा फहराया। एक आज़ादी, नई आज़ादी हमें मिली है जम्मू कश्मीर में, जिससे लोग वंचित थे। अपने घर में राष्ट्रीय झंडा चढ़ा करके, अपने घर में दिए जला करके, दीपमाला करके इस चीज को सेलिब्रेट करें। सभी बड़े नेता अपने घरों में नज़रबंद रहे और उन्हें फारूक अब्दुल्ला द्वारा अपने घर पर बुलाई गई बैठक में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कड़ी सुरक्षा वाले गुप्कार रोड को पूरी तरह सील कर दिया गया, जहां अब्दुल्ला परिवार रहता है। कश्मीर में 5 अगस्त का दिन कैसे मनाया गया, लाल चौक श्रीनगर की ये तस्वीर खुद अपनी कहानी बयान करती है। 1 साल गुजरने के बाद एक ऐसी रियासत जिसका अपना संविधान था, अपना झंडा और अपना पिनल कोड, नई हकीकत को कबूल करने के लिए अभी आमादा नहीं है। एक तरफ बीजेपी ने इस दिन पर जश्न मनाया, यहाँ की रीजनल पार्टी का कहना है वो इससे एक काले दिन के तौर पे मनाते हैं।
श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।